हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था सामाजिक विज्ञान। हमारे अतीत भाग में जो पाठ था आपका वो था महिलाएं, शिक्षा एवं सामाजिक सुधार। तो उसमें महिला शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। महिलाओं में जो है भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति जो है उनको असम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें जो है अधिकारों से वंचित किया जाता था। तो इसी के तहत एक उदाहरण के जरिए बता रहे बाल विवाह के विरुद्ध कानून। तो उदाहरण दे रहा है, देखिए, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत, यानी अर्थात जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे जो अत्याचारों के खिलाफ समाज में आवाज़ उठाई, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में आदि में जो है अपने लेख प्रस्तुत किए। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। बाल विवाह बेटा जिसकी उम्र 18 साल से कम और जिसकी लड़की की शादी कर दी जाती है वो बाल विवाह कहलाता है। तो कह रहा है अब केंद्रीय विधानसभा में ऐसे बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु अर्थात बाल विवाह को बैन करने के लिए, रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। और ये कह रहा है 1929 में आखिरकार संसद ने जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित कर दिया, अर्थात कानून बना दिया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वे बहसें और संघर्ष नहीं हुए। कह रहा है इस कानून के बारे में ऐसी कड़वे संघर्ष और बहस नहीं हुई जैसा कि सती प्रथा में हुई थी, जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार, यानी बाल विवाह जो कानून बनाया गया, इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। और अब बेटा वर्तमान में जो है इसमें बदलाव कर दिए गए हैं। वर्तमान में लड़की की उम्र तो होनी चाहिए 18 साल और लड़के की उम्र जो है वो होनी चाहिए 21 साल। बाद में ये उम्र जो है 21 लड़के के लिए तो 21 कर दी गई और जो है लड़की के लिए 18 साल कर दी गई। अभी ये उदाहरण बता रहा है, यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। कह रहा है आज भी हमारे देश में चित्र दिखा रखा है बाल वधू का, यार जो लड़की है उसकी उम्र 18 साल से कम है। और आगे कह रहा है कि आज भी हमारे देश में जैसे झारखंड है, राजस्थान है, बिहार है, जो पिछड़े राज्य हैं, उनमें बहुत से राज्यों में आज भी जो लड़कियों की शादी उनकी 18 साल से पहले ही जो है शादी कर दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी हमारे देश में बाल विवाह होते हैं। अब आगे आइए देखिए, अब कह रहा है जाति और समाज सुधार। अब हम पढ़ेंगे हमारे देश में जो जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था, अर्थात जो है कुछ लोगों को या दलित लोगों को जो है उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनमें समाज में उनको स्थान प्राप्त नहीं था। हम जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया है उनमें से कई जाति गैर बराबरी के विरोधी थे। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिकता समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में, यानी जो फिलहाल नाम है मुंबई, पुराना नाम है बम्बई, 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधार संगठनों के सदस्यों से बहुत सारी उच्च जाति के इनमें लोग थे। गुप्त बैठक में ये सुधारक भोजन और स्पर्श यानी छूने जैसे मामलों में जाति कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों से और बंधनों से निजात पा सकें। ऐसे कई लोग थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। कह रहा है ऐसे बहुत से देश में ऐसे बहुत से लोग थे जो जाति आधारित समाज में जो है जो लोगों के साथ अन्याय किया जाता था, जाति के साथ जो भेदभाव किया जाता था, उसके वो विरोधी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक, इन ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए संसाधन मिलने लगे थे। कह रहा है अब 19वीं सदी के में ईसाई प्रचारक जो लोग थे,
आदिवासियों के लिए, समुदायों के लिए और निचली जातियों के लिए जो है ईसाई प्रचारक क्या करने लगे थे, स्कूल खोलने लगे, अर्थात उन्होंने इन बच्चों के लिए स्कूल खोले। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। खैर उसी समय शहरों में जो नए नए कारखाने स्थापित हो रहे थे उस समय, और कारखानों में काम करने के लिए क्या चाहिए थे, मजदूर चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि बहुत से जो लोग हैं गाँव को छोड़कर शहरों में जो है नौकरियों की तलाश में जा रहे थे। नए कारखाने, नई मिलें, कारखाने जैसे उद्योग हम कहते हैं, और नगर पालिकाओं में कई नौकरियां निकल रही थी। अध्याय 6 में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरों की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था, और इनके लिए किसकी ज़रूरत थी, इनके लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ़ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियाँ साफ़ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वाले, जो पहले दुल्हन बैठ के जाती या राजा महाराजा जो बैठ कर जाते थे, उसमें जो है 4 या आदमी जो है उसको पालकी को उठाने के लिए, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। अर्थात शहरों में, कहने का तात्पर्य ये है कि शहरों में बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता थी। ये श्रम कहाँ से आया, तो ये श्रम बेटा कहाँ से आया, गांव से आया। ये लोग मेहनत करने के लिए जो है गांव से कहाँ आए, शहरों में आए नौकरी पाने के लिए। इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कह रहे जो शहरों में जो लोग जा रहे थे वो कौन लोग थे, निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, यानी कुछ लोग जो है असम, मॉरिशस यानी विदेश में जो, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी गए। ये कह रहा है कुछ लोग असम में, जैसे असम में क्या की जाती है बेटा, हमारे देश का राज्य चाय, और इसी प्रकार विदेश में मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया में बागानों में काम करने के लिए चले गए। नए स्थानों पर काम का अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में स्वर्ण जमींदारों उनके द्वारा जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका थे। कह रहा है बाहरी स्थानों पर काम तो करना तो बहुत कठिन था, लेकिन उससे अच्छा था जो गांव में उनके साथ जो स्वर्ण लोगों के साथ जो लोग हैं उनके साथ जो है ज़बरदस्ती करते थे, उनका अपमान करते थे, और उनके साथ जाति के आधार पर हर तरह से भेदभाव किया जाता था। अभी चित्र दिखा रखा है बेटा, देखिए। एक कुली जहाज़ 19वीं शताब्दी का है। जॉन एलन नामक इस कुली जहाज़ द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे, और उनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जातियों के थे। और आपको बेटा मैं बता दूं, अब बहुत से जो मजदूर हैं जैसे अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या वेस्ट इंडीज़ में, यूरोपियन देशों में बागानों में या खदानों में काम करने के लिए गए, तो कुछ लोग तो वापस ही नहीं आए और वहीं बस कर रह गए। और वो आज के जो है आज भी वो बसे हुए, उनके जो वंशज हैं उनके वो वहीं बसे हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य उनके वंशजों की जो संतानें आज भी विदेशों में बसी हुई है। अब देखिए एक उदाहरण के जरिए बता रहे जूते कौन बना सकता है, अर्थात जूते का जो काम है कौन करता है। तो आप जानते हो जो जूता आमतौर पर पहले जो है किसका बनाया जाता, चमड़ी का बनाया जाता था। चमड़ी का जो है जूता बनाया जाता, तो चमड़े का काम कौन करता था, जो निचली जाति जो लोग होते थे वो चमड़े का काम करते थे। चमड़े का काम करने वालों में परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था। ये कह रहा है पहले जो है यह देखा, आज भी देखा जाता है कुछ जगहों पर, अगर जो लोग चमड़े का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, जूते वगैरह बनाते हैं, बैग बनाते हैं और कुछ बनाते हैं, तो खैर उन लोगों को नीची नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं से चमड़ा निकालते हैं। क्योंकि मरे हुए पशुओं से जो है शरीर से क्या करते हैं बेटा, चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा, दूषित और घृणित कार्य माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हुई। ये कह रहा है जब 1914 से 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में सेना के लिए जूतों की मांग ज़बरदस्त पैदा हुई। अर्थात सैनिकों के लिए क्या चाहिए थे, जूते चाहिए। परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों से केवल
वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। ये कह रहा है पूर्वाग्रह, यानी अपनी दूसरे की सोच को बिना परखे अपनी सोच को मान लेना, वो कहलाता है पूर्वाग्रह। तो कह रहा है समाज में ऐसे बहुत से जो लोग थे जो ये मानते थे कि चमड़े का जो काम है वो मोची निचली जाति के लोग ही कर सकते हैं, लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे। कौन? निचली जाति के लोग, अर्थात जो लोग जूता बनाते थे, और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। अब अगर जूता बनाते मदिगा समुदाय के लोग 19वीं शताब्दी में आंध्र प्रदेश का, ये जो है आपके सामने चित्र दिखाया गया है। मौजूदा आंध्र प्रदेश के मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ करने और चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में जो है माहिर माने जाते थे। तो आज हमने बेटा जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ा। कल जो है हम अगले से अगला जो पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।